दोस्तों, मैं दिवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय किस प्रकार से हुआ और 16वीं शताब्दी में जो यूरोप दो भागों में बटा हुआ था किस प्रकार से राष्ट्रीय राजतंत्रों का वहां पर उदय हुआ। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय के बारे में। उसमें पूरा जो यूरोप था, यूरोप ओटोमन जो साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था और उसके बाद से पवित्र रोमन साम्राज्य। यह दोनों ऐसे साम्राज्य थे जिसके अधीन पूरा यूरोप था, लेकिन पूरे यूरोप को दो भागों में बांटा गया था। यानी एक ऐसे देश जो विकास कर चुके थे, यानी जहां पर शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हो चुका था, जिनमें प्रमुख रूप से स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्कॉटलैंड थे, जहां के शक्तिशाली राजतंत्रों ने दूसरे राज्यों पर अधिकार किया था। जबकि कुछ ऐसे देश थे जो भी प्रयास कर रहे थे शक्तिशाली बनने का, जहां की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी और जो देश अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे लेकिन संघर्ष कर रहे थे, जिनमें प्रमुख रूप से जर्मनी, इटली, बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क हो चुके थे। जो पूरे यूरोप के जो प्रमुख केंद्र बिंदु थे वो स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड एवं पुर्तगाल थे और बीच में जर्मनी, इटली, बोहेमिया या ऐसे राज्य थे जो पूरे यूरोप को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन जो राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ वह किस प्रकार से हुआ, क्या क्या ऐसे कारण थे जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय के जो प्रमुख कारण थे, वहां की जो व्यवस्थाएं थी किस प्रकार से 14वीं शताब्दी में 14वीं एवं 15वीं जो शताब्दी था जहां जर्मनी में संघर्ष हुआ लेकिन व्यवस्थाएं थी सफल नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए नवीन व्यवस्थाओं को लागू किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो पुरानी परंपराएं थी, जो चीजें थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी क्योंकि लोग संघर्ष करने लगे और संघर्ष का परिणाम यह निकला कि जहां पर छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों को समाप्त करते हुए एक अखंड राज्य की स्थापना होती है। यानी इसको राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय कहा जाता है। और इन राष्ट्रीय राजतंत्रों का जो उदय हुआ प्रमुख रूप से उनके क्या क्या प्रमुख कारण थे। जैसा पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जो राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ है उसमें सबसे बड़ा है सामंतवाद का पतन। यानी जो सामंतवाद था, यानी किस प्रकार से 15वीं 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में सामंतवाद अपने चरम सीमा पर था। किस प्रकार से जागीरदारी व्यवस्थाएं थी जहां पर केवल राजा का प्रभाव नहीं था बल्कि सामंतों का प्रभाव था। यानी जो सामंत होते थे वही सर्वे सर्वा होते थे, उनकी सैनिक व्यवस्थाएं होती थी जो राजा को सपोर्ट करते थे और राज्य को चलाने का मुख्य रूप से काम सामंत ही करते थे। लेकिन जैसे ही राजा की शक्तियां बढ़ने लगी धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल गई और उन व्यवस्थाओं के कारण ही पूर्ण रूप से सामंतों का पतन हुआ। जब सामंतों का पतन हुआ तो छोटे छोटे जो राज्य थे वे संगठित होकर के एक स्वतंत्र राज्य बने और इस राज्य से ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सामंतों का पतन सबसे बड़ा रोल बनता है कि राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय में। अगला है मध्यम वर्ग का उत्थान। देखिए जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वे ही समाज के अग्रणी लोग होते हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये प्रमुख लोग आते हैं। लेकिन 14वीं 15वीं जो शताब्दी था उसमें इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी क्योंकि कुलीन वर्ग के लोगों को ही ऊंचे पदों पर रखा जाता था। यानी योग्यता का कोई आधार नहीं था। यानी ऊंचे कुल के व्यक्ति का ही प्रभाव होता था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, यानी उसके पहले धीरे धीरे व्यवस्थाएं चेंज होती हैं। यानी जैसे ही पुनर्जागरण के आता है उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन होता है, तो इनमें क्या होता है कि जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी यानी मध्यम वर्ग जो था वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है और मध्यम वर्ग का जो समर्थन होता है वाणिज्य व्यापार में सबसे अधिक होता है और राष्ट्रीय राजतंत्रों का इन्होंने समर्थन किया। जो राजा का पूर्ण रूप से इन्होंने समर्थन किया, उन राजाओं का सपोर्ट किया उन्होंने जो सामंतों के प्रभाव में नहीं थे। यानी सामंती व्यवस्थाओं के पतन होने के बाद जो राजा स्वतंत्र थे
उन राजाओं को लोगों ने सपोर्ट किया जिनमें मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक थे, और राजाओं ने भी उन व्यापारियों को, लोगों को संरक्षण दिया। उस संरक्षण का परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं चेंज होने लगी, और चेंजिंग के कारण ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, जहां पर स्वतंत्र रूप से राज्य बनते हैं और यह राज्य केंद्रीय होते हैं, यानी छोटे छोटे जो राज्य होते हैं इनका पतन हो जाता है, और राष्ट्रीय राजतंत्र यानी पूरे देश में एक राज्य होगा, एक व्यवस्थाएं होंगी, एक शासन होगा, इसकी स्थापना होती है। और इस स्थापना में सबसे बड़ा योगदान मध्यम वर्ग का था, जिसमें शिक्षकों का सबसे बड़ा रोल था, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, और इसको प्रबुद्ध वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप आगे पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह मध्यम वर्ग के लोगों ने ही किया था, और यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोगों के उत्थान के कारण ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का भी उदय होता है। तो इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों का रोल सबसे अधिक हो जाता है। उसके बाद से अगला है नवीन आविष्कार एवं खोज। देखिए, नवीन आविष्कार जो खोज होता है, यानी जब पुनर्जागरण आता है, यानी जब पुनर्जागरण आता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे लोग जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, नई नई खोजें होती हैं, नई नई आविष्कार होते हैं, और इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो लोग केवल अब कृषि पर ही डिपेंड होते थे वे लोग व्यापार करने लगे। उन्होंने व्यापार को माध्यम बनाया, जहां से पूरे यूरोप में जगह जगह पर मार्गों की खोज की गई, और लोग अपने सामानों को बेचने के लिए नए नए मार्केट की तलाश करने लगे, और नए नए मार्केट की तलाश करने से क्या फायदा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी मजबूत होती है, जिसमें नवीन आविष्कार होता है, तोप होता है, और खोज, छापखाने या आविष्कार तमाम ऐसी चीजें थी जिससे लोगों का जो ध्यान केवल कृषि पर था उससे हट करके लोग अब आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे। लोग अब धर्म के तरफ क्यों सोचने लगे? केवल क्या था कि पहले लोग केवल धर्म को ही विशेष महत्व देते थे, धर्म और कृषि, लेकिन इन दोनों का स्थान पूर्ण रूप से व्यापार ने ले लिया, जिससे किसानों की स्थिति और अच्छी होने लगी। किसानों की स्थिति अच्छी होने लगी तो धीरे धीरे राजा के आय का स्रोत भी बढ़ने लगा, और इस तरीके से राज्य के खजाने में धन बढ़ने लगा, जिससे राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय में सहायक सिद्ध हुआ। अगला जो पॉइंट है पोपशाही के ऊपर, यानी जो पोप होता था, जानते हैं कि चर्च में अनेक दोस्त थे मध्यकाल में, कैसे पोप ईसाई धर्म का सर्वा होता था, कैसे क्षमा पत्रों को बेचता था, और ईसाई धर्म यानी चर्चों पर एक अधिकार रखा था। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, यानी पोप केवल पहले धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा। राजा नाम मात्र के रह गए, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पोप के अधीन हो चली थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, जैसे ही राजा की शक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे क्या होता है कि पोप की शक्ति में कमी आता है, क्योंकि जनता तर्कवादी हो चुकी थी। लोगों के मन में केवल धर्म को आंख मूंद करके स्वीकार करना संभव नहीं रह गया, वे सही और गलत की पहचान करने लगे। उन्होंने चर्च की जो बातें थी पूर्ण रूप से उसको मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ऐसे विचारकों का उदय हो चुका था जिन्होंने पोप के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को लोगों को बताने का काम किया कि कैसे पोप क्षमा पत्रों को बेच करके धन अर्जित करता है, तमाम ऐसी चीजें थी। और राजा किस प्रकार से उनके अधीन हो चले थे, कैसे लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन यह व्यवस्थाएं जैसे ही बदली, जैसे ही राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, तो राजा ने पूर्ण रूप से चर्च का अधिकार कर लिया, चर्च उसके अधीन आ गया। और जो अधिकार पहले राजा के ऊपर पोप का होता था, वह प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, और इस प्रभाव के कम होने के कारण ही आगे चल करके राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है। क्योंकि मध्यकाल में जो पोप थे वह आचार-संहिता, भ्रष्टाचार और विलासिता का एक केंद्र बन चुके थे, जिससे वहां की जनता इस बात को जान चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।